नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 6 भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं दिशांतर। अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। अध्याय 4 मानचित्र। अध्याय 5 पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। तो पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल मंडल की बात करेंगे। इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर करें, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्नों के निर्माण होते हैं। तो हम अध्याय जो 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, तो इसे हम शुरुआत करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में है दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के जो कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे जो गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से जो स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी की जो बात हो रही है, जो ये जो स्थल रूप जो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं और जो ये धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर जो लगातार गति हो रही है उसके बात की जा रही है यहाँ पे। और ये जो बॉक्स में जो दिए होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं जो पहाड़ी व स्थलीय भाग जो कि आसपास की जो भूमि से ऊंची उठी होती है वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और जो है 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताए हैं। तो यहाँ पे जो हमें पर्वत के बारे में जाने कि जो पर्वत है और ये इस पाठ के अंतर्गत जो पाठ है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो इसमें पर्वत पठार के बारे में, पहाड़ के बारे में जानेंगे। अब इस पाठ में जैसे ये है पर्वत श्रृंखला और इसमें जैसे पठार, पर्वत, झील, नदी, समुद्र, तट, मैदान, पहाड़ी, सहायक नदी, डेल्टा, वितरिका, नदी मुहाना, तो ये और ये हो गया घाटी। तो इस चित्र में जो है पूरा ही बताया गया है और ये जल संधि द्वीप चित्र के अंतर्गत सारा चीज बताया गया। जो विभिन्न स्थल रूप जो जितने भी विभिन्न स्थल रूप है जो अध्याय में बात कर रहे थे 6.1 की, तो इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। दूसरी यह बाह्य जो प्रक्रिया स्थल के जो लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर पृथ्वी की जो सतह होती है वो टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अगर कहा जाए कि अपरदन किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी की जो सतह के टूटकर घिस जाती हैं उसे ही अपरदन कहते हैं। और जो ये अपरदन की जो क्रिया के द्वारा ही जो सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका जो फिर से निर्माण होता है। तो निक्षेपण के द्वारा जो फिर से निर्माण होता है और ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये जो पाठ है भूगोल, ये पाठ के अंतर्गत जो पर्वत, पठार और मैदान इनको वर्गीकृत करने की बात कही गई है। और ये जो आओ कुछ करके सीखे, तो इसमें गतिविधि बताई जाती है। जैसे पर्वत बनाना,
आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। जैसे आपको बहुत सारा कागज़ इकट्ठा करना है पहले, फिर वो कागज़ों को मेज पर रखना है और कागज़ को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाना है। और कागज़ में जो मोड़ पकड़ जाएँगे तो वे जो एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएँगे। तो इस प्रकार क्या है कि आपने एक पर्वत जो बना लिए। तो ये हम बच्चों से भी ये जो है गतिविधि करवा सकते हैं कि एक पर्वत का जो निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो गतिविधि के माध्यम से कागज की सहायता से पर्वत बनाने का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वत की। जो पर्वत है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। और पर्वत का जो शिखर छोटा तथा आधार जो है चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो बादलों से भी होते हैं और जैसे 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 आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु जो ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की जो नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है। बर्फ की जो नदियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? हिमानी। जहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं और तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। और जो कठोर जलवायु होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, वहाँ का जो धरातल जो खड़ी ढाल वाला होता है तथा जो कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। देखिए ये पर्वत जो है इसके बनाने जो इसका रूप दिया गया है। और ये वलित पर्वत है और भुरपट्टी। तो ये जो वलित पर्वत जो है हिमालय और चित्र पॉइंट 6.2 में दिखाया गया है। बहुत से जो पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं और जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः क्या है? एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की जो ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। और ये पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 जो पर्वत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत जिनकी जो सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली श्रृंखला पर विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की जो प्रक्रिया के कारण जो ये श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका की अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत पर गोलाकार दिखाई देती हैं एवं जो इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। यहाँ पे वलित पर्वत की जो ये 3 पर्वत हैं उसकी बात कही जा रही है। और जब बहुत बड़ा जो भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। और यूरोप की जो राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के जो पर्वत तंत्र के एक उदाहरण है। ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है यहाँ पे उत्खंड पर्वत और ये द्रोणिका भ्रंश ये एक चित्र में दिखाया गया जो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। और अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा जो है इस तरह के पर्वतों का एक उदाहरण है। और पर्वत जो है बहुत लाभदायक होते हैं। और जो पर्वत जो जल के संग्रहागार जो होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित
हिमानियों में होता है और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और पर्वतों की जो जल का जो उपयोग जो होता है वो सिंचाई तथा पनबिजली के लिए किया जाता है। और जो नदी, घाटियाँ, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे जो उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। और जो सैलानियों के लिए जो पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है, वे पर्वतों की यात्रा उनके प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। और विभिन्न प्रकार के खेल जैसे जैसे हो गया पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। और ये जो ज्वालामुखी पर्वत हो गए। और ये अत्यधिक दाब के मैग्ना का निर्माण है ये चित्र। और जो जिस खेल का जो नाम बताया गया था, तो ये जो है यहाँ पे हमने पर्वत के बारे में जाना। और किनारों से जो निकलती हुई जो पिघलती हुई चट्टानें जो ये चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं किनारों से निकलती हुई पिघलती चट्टानें जो यहाँ पे हैं लावा कहलाती हैं ये। और ज्वालामुखी शंकु का जो निर्माण राख और लावा को पर्वतों की जमने से होता है ये। तो ये यहाँ पे पर्वत की बात हुई। पर्वत के बाद हम आते हैं पठार पे। पठार की बात करते हैं। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है और यह आसपास के जो क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा जो इसका ऊपरी भाग जो होता है मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक जो किनारे होते हैं जिनके जो ढाल खड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पठारों की जो ऊंचाई होती है प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह जो पठार भी नए या फिर पुराने हो सकते हैं। और भारत में जैसे हो गया दक्कन का जो पठार पुराने पठारों में से ये एक माना जाता है। और जैसे केन्या और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के ये सारे उदाहरण हैं जो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बता रही हूँ। और जैसे तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत का पठार। फिर विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई जो होती है मध्य जो है समुद्र तल से जो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। और जो पठार जो बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि जो उनमें जो क्या होता है कि जो खनिजों की जो प्रचुरता होती है। और कहीं यही कारण है कि जो विश्व के जो बहुत से खनन जो क्षेत्र हैं वो पठारी भागों में स्थित है। और जो अफ्रीका का जो पठार होता है वो सोना, हीरो से खनन के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। तो ये और जो पठारी जैसे क्षेत्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि जी यहाँ की जो नदियों की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाइयों से क्या होता है वो गिरती है। और भारत में जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरूप जल प्रताप तथा कर्नाटक में जो जोग है वो है जल प्रताप। इस प्रकार के जल प्रतापों का ये एक उदाहरण है। और जैसे लावा पठार में क्या होता है कि काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो उपजाऊ एवं जो खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों जो मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं और जो इनके लिए क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं ये। और ये पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जल प्रताप भी पाए जाते हैं होते हैं। पठार के बाद हम बात करते हैं मैदान की, क्योंकि जो इस पार्ट में जो है पर्वत की बात हुई, पठार की बात हुई, तो अब हम मैदान की बात करते हैं। मैदान जो होता है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे जो है सामान्यतः जो माध्य जो है समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती। और इसमें क्या है कि कुछ जो मैदानी जो होते हैं काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उमिल तथा तरंगित हो सकते हैं। और अधिकांश जो मैदान नदियों तथा उनके
सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जैसे नदियाँ जो है पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उनमें क्या अपरदित कर देती हैं, जो अपरदित जो पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को और घाटियों में निक्षेपित करती हैं। तो ये और जो सामान्यतः जो मैदानी जो बहुत से अधिक जो उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। और नदियों के द्वारा बनाए गए जो कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया तथा जो अमेरिका में पाए जाते हैं, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यागत्से नदी का जो मैदान है इसकी एक प्रमुख जो उदाहरण है। मैदान जो मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं और यहाँ की जो जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेतों के लिए यहाँ जो समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह जो भाग होते हैं खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और भारत में जो गंगा का जो मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे हो गया मैदानी भाग और यहाँ पे जो जितने लोग हैं ये कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप जो है और लोग की बात हो रही है यहाँ पे। स्थल रूपों की जो विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी जो क्षेत्रों का जो जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में जो फसलों को उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के जो तरीके में काफ़ी अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? तो ये भी आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, ये बहुत ही विनाश कर देते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जो जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। और प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार के जो हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और हमारी जो प्रकृति होती है इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उपलब्ध भूमि के लिए केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। जो है ये एक नदी है जो पूरा प्रदूषित है, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे चित्र संख्या 1 से जो 10 है जो है, मतलब उसमें क्या है, ध्यान से देखिए कि प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो ये जो चित्र है इन सब के कहा गया है कि एक एक प्रत्येक वाक्य लिखना है। तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये जितने भी चित्र बताए जा रहे हैं इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखना है। तो ये यहाँ पे पार्ट हुआ, पूरा कंप्लीट पार्ट हुआ है। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर करें। तो मैं ऐसे ही एनसीईआरटी की किताबों को लेकर आऊँगी। तो आज के जो पार्ट में हमने जाना पहाड़, मैदान और स्थल के बारे में। और तो धन्यवाद।